मैं अस्पताल के शवगृह यानी कि मुर्दा घर में नौकरी करता हूँ। एक दिन एक जवान लड़की का डेड बॉडी लाया गया और मुझे कहा गया कि इसे 3 दिन तक रखना है, फिर ले जाएंगे। मैंने शव को उसकी जगह पर रख दिया, लेकिन करीब 1 घंटे बाद जब मैं फिर वहां पहुंचा तो देखा कि बॉडी में हल्की सी हलचल हो रही थी और उसका दायां हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ था। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए। पूरा बदन कांपने लगा और एक खौफनाक राज मेरे सामने खुलने लगा। मेरा नाम विक्रम है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, जिंदगी की भारी भरकम जिम्मेदारियों के नीचे दबा हुआ। हर सुबह उठता हूँ, शाम तक हड्डियां गला देता हूँ ताकि घर का चूल्हा जलता रहे, किराया समय पर चुकता हो जाए और मेरे दोनों बच्चे भूखे पेट न सोएं। न कोई बड़ी संपत्ति, न कोई बड़ा सपना, बस यही छोटी सी दुआ कि कल फिर सुबह हो और हम सब जिंदा रहें। मगर तकदीर ने मुझे ऐसा काम थमा दिया जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। मैं शहर के बड़े सरकारी अस्पताल के शवगृह में नौकर हूँ, वो जगह जहाँ मृतदेहें अंतिम सांस तक ठंडी होती रहती हैं। यहाँ रोज न जाने कितनी लाशें आती हैं, हर एक के पीछे अधूरी दास्तानें दबी होती हैं। कोई सड़क हादसे में टूटा, कोई लंबी बीमारी से हारा, कोई किसी की हैवानियत का शिकार। कभी कभी लगता है कि ये शवगृह सिर्फ देहें नहीं, इंसानों की बाकी रह गई कहानियों को भी अपने अंदर कैद कर लेता है। रात का समय मेरे लिए सबसे भारी होता था। जैसे ही अस्पताल की रौनक कम पड़ती, मरीजों के घर वाले धीरे धीरे लौट जाते, वार्डों की बत्तियां बुझा दी जातीं, तब मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोचता कि आज कितने लोग सांस ले रहे हैं और कितनों की सांसें यहां आकर हमेशा के लिए थम जाएंगी। कल को हम में से भी कोई इसी ठंडे दराज में पड़ा होगा। शवगृह अस्पताल के पीछे वाली पुरानी इमारत में था। एक संकरा सा कमरा जिसमें लोहे के बड़े ड्रॉअर जैसे फ्रीजर लगे थे। हर ड्रॉअर के पीछे एक मृत शरीर, बाहर भारी लोहे का दरवाजा। अंदर घुसते ही हड्डियां जमाने वाली सर्द हवा का ऐसा झोंका लगता जैसे रूह तक ठिठुर जाए। पहली बार यहां कदम रखा था तो घबराहट से पैर कांप गए थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा, बस मशीनों की हलचस्प गड़गड़ाहट। कभी कभी लगता जैसे वो बंद आंखें भी मुझे ताक रही हों, जैसे उनकी खामोशी के पीछे भी कोई अनकही बात छिपी हो। लेकिन वक्त के साथ आदती हो गया। एक बार मेरे छोटे बेटे ने नादानी में पूछ लिया था, पापा, आप क्या काम करते हैं? मैंने बात टाल दी। बेटा, अस्पताल में हूं, मरीजों की देखभाल करता हूं। उसे क्या बताता कि मेरे दिन रात मुर्दा देहों के बीच कटते हैं। काम मुश्किल नहीं था, मगर रूह को चीर देने वाला जरूर था। एम्बुलेंस आती, लाश उतारी जाती, मैं रजिस्टर में नाम, उम्र, मौत की वजह लिखता, फिर नंबर देकर फ्रीजर में रख देता। कभी कभी लावारिस मृतकों के रिश्तेदार आंसू बहाते मेरे सामने खड़े रहते। उनका दर्द देखकर सीने पर पत्थर सा बोझ पड़ जाता। कई बार लोग हाथ में नोट थमाकर कहते, भैया, 3-4 दिन तक ख्याल रखना, फिर ले जाएंगे। उस दिन भी सब कुछ आम था। मुझे कहाँ पता था कि यही दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला है। दोपहर के करीब 2 बजे एक प्राइवेट एम्बुलेंस आई। उसमें एक जवान लड़की की देह थी। उम्र होगी मुश्किल से 22-23 साल। चेहरा इतना खूबसूरत कि लगे जैसे बस गहरी नींद सो रही हो। 3 आदमी आए, शायद उसके चचेरा भाई या दूर के रिश्तेदार। सख्त आवाज में बोले, 4 दिन के लिए रखना है, फिर हम ले जाएंगे। मैंने रजिस्टर में सारी डिटेल लिखी, उनके हस्ताक्षर लिए। जाते जाते उनके चेहरों पर अजीब सी राहत थी, जैसे किसी भारी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। एक पल को शक हुआ, मगर मेरा काम सवाल पूछना नहीं, सिर्फ देह संभालना था। मैंने उसे ट्रॉली पर रखा, फ्रीजर का ड्रॉर खींचा, धकेला और दरवाजा बंद करते वक्त उसका चेहरा आंखों में बस गया। लगा जैसे वह मुझे देख रही हो। शाम ढलते ढलते अस्पताल खामोश होने लगा। मैं अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था कि अचानक बड़ी बेचैनी हुई, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। सिर झटका, मगर मन नहीं माना। मैं उठा और शवगृह की तरफ चला गया। भारी लोहे का दरवाजा खोला तो सर्द हवा ने जिस्म को चाक कर दिया। मैं सीधा उसी ड्रॉअर तक पहुंचा जिसमें मैंने उसे रखा था। जैसे ही ड्रॉअर खींचा, मेरे पैर जमीन में धंस गए। उस लड़की का दायां हाथ सीने से ऊपर उठा हुआ था। मेरी सांसें थम गईं। मैंने आंखें रगड़ी, फिर देखा, हाँ, सचमुच हाथ ऊपर था।
जैसे आखिरी सांस में उसने हवा को पकड़ने की कोशिश की हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। मैंने झटके से ड्रॉअर बंद किया और पीछे हट गया। यह क्या हो रहा था? क्या मैं सपना देख रहा हूं? कमरे से बाहर निकला तो पैर लड़खड़ा रहे थे। मैं खुद से बुदबुदाया, नहीं, ये हो नहीं सकता। मुर्दा हरकत नहीं करता। मगर आंखों ने जो देखा था, उससे इनकार नहीं कर सकता था। अपने कमरे में लौटा तो बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद कीं तो वही दृश्य बार बार सामने आया, वो हाथ हवा में उठता हुआ। तभी नींद में एक सपना आया। वो लड़की जिंदा होकर मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह चीख रही थी, मुझे बचाओ, मुझे जिंदा दफन मत होने दो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, पूरा बदन पसीने से तर। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। रात भर करवटें बदलता रहा। दीवारें ठंडी थीं, मगर माथे पर पसीना। मैंने खुद को बहुत समझाया कि यह वहम है, थकान है, अंधेरे का धोखा है। मगर दिल के किसी कोने में एक जिद्दी आवाज बार बार चिल्ला रही थी, वह मरी नहीं है, कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं, मगर मेरा मन अब भी उस अंधेरी रात में भटक रहा था। नींद टूटी फूटी थी, आंखें भारी थीं। फिर भी मैंने फैसला कर लिया कि दोबारा जाकर देखूंगा। अगर फिर कुछ हरकत दिखी तो समझ जाऊंगा कि सचमुच कोई भयानक रहस्य है। चाय का प्याला सामने था, मगर होंठ तक न पहुंचा। हर पल वही याद आ रही थी, वो ऊपर उठा हुआ हाथ। आखिरकार हिम्मत बांधकर टॉर्च, रजिस्टर और मोटे दस्ताने उठाए। कदम भारी थे, मगर रुके नहीं। शवगृह का दरवाजा खोला तो फिर वही हड्डियां जमा देने वाली सर्दी। अंदर घुसते ही सन्नाटा और मशीनों की धीमी गड़गड़ाहट ने घेर लिया। मैं धीरे धीरे उसी ड्रॉअर तक पहुंचा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। एक पल को जी चाहा कि भाग जाऊं, मगर पैर आगे बढ़ते गए। मैंने हैंडल पकड़ा, हाथ पसीने से फिसल रहा था। सांस रोके धीरे से ड्रॉअर खींचा। लाश वहीं थी, आंखें बंद, चेहरा शांत, मगर चेहरे पर एक अजीब सी छटपटाहट साफ दिख रही थी, जैसे वह गहरी नींद में भी संघर्ष कर रही हो। मैंने बारीकी से नजर डाली। कल रात जो दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था, वह अब सामान्य स्थिति में वापस लौट चुका था। शायद सचमुच मेरा भ्रम ही था। लेकिन जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, अचानक उसके सीने में बेहद हल्की सी उभार सी हलचल हुई, मानो किसी ने भीतर से गहरी सांस खींची हो। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और दीवारों पर बार बार छिटक रही थी। हे ईश्वर! ये क्या हो रहा है? क्या मृत शरीर भी सांस ले सकता है? मिनटों तक मैं हिल भी नहीं पाया। फिर मन के किसी कोने से आवाज आई कि अगर सचमुच जिंदा है, तो अभी सत्य जानने का यही मौका है। कांपते हाथों से मैंने टॉर्च की किरण उसके सीने पर स्थिर की। एक बहुत धीमी, लगभग न दिखने वाली उठान गिरावट साफ महसूस हुई। मैंने कान सटाकर सुना। मशीनों की भिनभिनाहट के बीच मुझे लगा जैसे बेहद मध्यम सांसों की लय चल रही हो। मन ने जोर से चीखा, यह जीवित है। एक पल को दिमाग में ख्याल कौंधा कि दौड़कर किसी चिकित्सक को बुला लाऊं, मगर अगले ही क्षण दिमाग ने रोक लिया। अगर यह सब वहम निकला, तो सब यही कहेंगे कि शवगृह का कर्मचारी दिमागी संतुलन खो बैठा है। नौकरी जाएगी, सम्मान भी। मैं और झुककर उसके चेहरे के निकट आया, उसके होठों को ध्यान से देखा। लगा जैसे वे बहुत हल्के से कांपे हों। मेरे मुंह से अपने आप निकला, बहन, आप सुन सकती हैं? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मैंने डरते डरते दस्ताने पहने हाथ से उसकी कलाई टटोली। दस्ताने के ऊपर से भी एक बेहद धीमी पर साफ धड़कन महसूस हुई। मेरा दिल छाती से निकलकर गले में अटक गया। ये किसी मृत व्यक्ति की धड़कन नहीं हो सकती। उस रात जब मैं अपने कमरे में लौटा, तो नींद ने फिर घेर लिया, और जैसे ही आंखें बंद हुईं, वही युवती सपने में सामने आ खड़ी हुई। इस बार वह सिर्फ हाथ नहीं हिला रही थी, बल्कि पूरी ताकत से चीख रही थी, मुझे बचा लो, वे लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे यहां मत छोड़ो। मैं चीखते हुए जाग उठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें जैसे दौड़ रही हों। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि यह सब वहम नहीं, वह सचमुच जीवित है। सुबह होते ही मैंने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहूंगा। चाहे कोई माने या न माने, किसी न किसी को सच बताना ही होगा। मगर एक डर भी था। जिन 3 आदमियों ने उसे यहां छोड़ा था, उनके चेहरों पर जो रहस्यमयी राहत थी,
वह बार बार याद आ रही थी। कहीं वे ही असली गुनहगार न हों, और अगर बात उनके कानों तक पहुंची तो मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। आईने में अपना चेहरा देखा तो आंखों के नीचे काले घेरे और रंग पीला पड़ गया था, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब साहस जाग चुका था। मैं मौन नहीं रह सकता। अगर मैंने मुंह बंद रखा तो एक निर्दोष लड़की मुर्दों के बीच जिंदा दफन हो जाएगी। वह दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिनों में से एक था। सुबह से शाम तक हर पल सीने पर पत्थर रखे बीता। मैंने तय कर लिया था कि आने वाली रात मैं उसकी फिर से जांच जरूर करूंगा, लेकिन दिन के हर मिनट ने मुझे कुचला। अस्पताल की कैंटीन में बैठा था, सामने चाय का प्याला धुआं उगल रहा था, मगर न मन चाय पर लग रहा था, न किसी से बात करने का जी। चारों तरफ लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, डॉक्टर नर्सें अपने काम में मस्त थीं, और मुझे लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया से बहुत दूर हो चुका हूं। काश मैंने वह हाथ न देखा होता, काश वे सांसें न सुनी होतीं, काश यह सब एक भ्रम ही होता। लेकिन अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मन ने फैसला सुना दिया था, सत्य तक पहुंचना ही होगा। मैंने खुद को काम में उलझाने की कोशिश की, एक और बॉडी को फ्रीजर में रखा, मगर हर बार जब किसी मृतदेह को देखता, दिमाग में वही युवती कौंध जाती। बाकी सब सचमुच मर चुके लगते थे, पर वह सांस ले रही थी। उसकी खामोशी मेरे कानों में एक अंतहीन चीख बनकर गूंज रही थी। शाम ढली, अंधेरा फैलने लगा। जैसे ही अस्पताल की चहल पहल कम हुई, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब वह घड़ी करीब आ रही थी जब मुझे अंतिम निर्णय लेना था। रात के 11 बज चुके थे। पूरा अस्पताल अर्ध अंधकार में डूबा हुआ था। गलियारों में कभी कभार किसी नर्स की चप्पलों की हल्की आहट गूंजती। मैंने जेब से चाबी निकाली और शवगृह का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा मेरे मुंह पर टकराई। रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हाथ में टॉर्च थी, पर उसकी रोशनी इतनी कमजोर लग रही थी जैसे अंधेरा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। मैं धीरे धीरे उसी ड्रॉअर की ओर बढ़ा जहां वह रखी थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। कदमों को मानो कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो। हिम्मत बटोरकर मैंने हैंडल थामा और धीरे से ड्रॉअर बाहर खींचा। वह युवती वहीं शांत लेटी थी। इस बार मैंने सारी हिम्मत समेटकर टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाली। और हाँ, मेरा संदेह गलत नहीं था। उसकी पलकें बहुत हल्के से कांपीं। मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह जीवित है, यह जीवित है। मैंने कांपते हाथों से फिर उसकी नब्ज टटोली। बेहद धीमी पर स्पष्ट धड़कन मौजूद थी। मेरे होंठ अपने आप हिले। बहन, आप सुन सकती हैं? अगर सुन रही हैं तो कोई संकेत दें। पहले तो सिर्फ खामोशी, फिर उसके होंठों पर बहुत हल्की हलचल हुई, जैसे वह कुछ बोलना चाहती हो, मगर शब्द गले में अटक गए हों। मेरी रूह तक कांप गई। मैं उसके चेहरे के और करीब झुका और धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे सच पता होना चाहिए। आप कौन हैं? आपके साथ क्या हुआ? वह बोल न सकी, मगर उसकी आंख के कोने से एक मोटा आंसू निकला और गाल पर लुढ़क गया। वह आंसू मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा। ये जीवित है और मदद मांग रही है। मैं कुछ करने ही वाला था कि अचानक शवगृह के मुख्य दरवाजे पर पैरों की आहट हुई। मेरा दिल मानो रुक गया। मैंने झटके से ड्रॉअर अंदर धकेला, टॉर्च बंद की और अंधेरे में सिमट गया। दरवाजा खुला और एक वार्ड बॉय अंदर आया। उसने पूछा, सब ठीक ना? मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, बस देख रहा था कि सारे ड्रॉअर बंद हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर यहां ज्यादा देर मत ठहरा करो, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। ये कहकर वह चला गया, मगर उसकी बात मेरे भीतर घर कर गई। उस रात मैं शवगृह के एक कोने में दुबक कर बैठा रहा। मन में हजार सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। यह युवती जीवित कैसे है? डॉक्टरों ने मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया? उसके परिजन 4 दिन बाद बॉडी क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या यह सब सोचा समझा षड्यंत्र है? मेरी आंखों के सामने उसका आंसू और उसकी रिपोर्ट बार बार घूम रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं चुप रहा तो कुछ ही दिनों में वह सचमुच दफन हो जाएगी। सुबह होते ही मैंने अस्पताल के सबसे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अर्णव से बात करने का मन बना लिया, जो मुझे हमेशा सम्मान देते थे। दोपहर में मौका मिलते ही मैं उनके पास पहुंचा और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बहुत गंभीर बात करनी है।
पर वादा कीजिए कि हंसेंगे नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे विक्रम, इतने परेशान क्यों हो? बोलो, क्या हुआ? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कल रात मैंने एक बॉडी में हलचल देखी। उसकी सांसें चल रही थीं, धड़कन भी थी। डॉ। अर्णव पहले तो हल्के से मुस्कुराए, फिर अचानक उनका चेहरा सख्त हो गया। कौन सा शव? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, प्रिया, उम्र 23 साल, हार्ट अटैक लिखा है। ये सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ये बात किसी और को नहीं बतानी चाहिए थी। ये मामला बेहद संवेदनशील है। मैं घबरा गया। मतलब, आप जानते हैं? मैंने पूछा। डॉक्टर अर्णव ने लंबी सांस ली और धीरे से बोले, बस इतना समझ लो कि कुछ मौतें प्रकृति नहीं देती, इंसान देता है। और अगर कुछ सच्चाइयां सामने आ गईं तो बहुत बड़ी आफत खड़ी हो सकती है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन मानो सरक गई। तो क्या सचमुच कोई भयानक षड्यंत्र चल रहा था? उस रात मेरा डर कई गुना बढ़ गया। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि यह मामला साधारण नहीं है। एक तरफ वह युवती जीवित थी और मुझसे सहायता मांग रही थी। दूसरी ओर डॉक्टर अर्णव की बातें किसी गहरी साजिश की ओर साफ साफ संकेत कर रही थीं। अपने छोटे से कमरे में लौटकर मैं घंटों सोचता रहा। आखिरकार मन ने हुक्म सुना दिया, चाहे जो हो जाए, इस रहस्य को खोलना ही होगा। मुझे उस वक्त यह अंदाजा भी नहीं था कि इस सच्चाई की तलाश में मेरी अपनी जान भी दांव पर लग सकती है। शवगृह के भारी लोहे के दरवाजे के सामने खड़ा मैं खुद से जूझ रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर घुसते ही हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा ने मुझे फिर से जकड़ लिया। फ्रीजरों की कतारों के बीच चलते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रिया वाला ड्रॉर तक पहुंचते पहुंचते कुछ पल लगे, मगर जैसे ही मैंने उसे खींचा, मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ड्रॉर पूरी तरह खाली था। मेरी सांसें मानो थम सी गईं। मैंने कई बार आंखें मलीं, फिर देखा, हाँ, वह वहां नहीं थी। मेरा दिल कांप उठा। ये क्या हो रहा है? मैं बुदबुदाया। फौरन मैंने बाकी सारे ड्रॉर एक एक करके जांचने शुरू कर दिए, पर वह कहीं नहीं मिली। हर शव अपनी जगह पर था, सिर्फ प्रिया गायब थी। मेरे बदन पर ठंडा पसीना छा गया। तभी पीछे की तरफ से बेहद हल्की सी सरसराहट हुई। मैं पलटा तो दूर कोने में, जहां पुराना सामान और खाली स्ट्रेचरों का ढेर लगा था, एक धुंधला सा साया हिला। मेरी उंगलियां अपने आप कांपने लगीं। कौन है वहां? कांपती आवाज में मैंने पूछा। कौन? कौन है? अंधेरे में से एक कमजोर पर साफ औरत की आवाज आई। मैं यहां हूं। मेरी सांस अटक गई। ये प्रिया की आवाज थी। मैं धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी कुर्सी के पास वह जमीन पर बैठी थी। सफेद चादर जैसे कपड़े फटकर लटक रहे थे। होंठ नीले पड़ चुके थे, मगर आंखों में अब भी जिंदगी की चमक बाकी थी। तुम तुम यहां कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। वह फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी? ये कहते ही उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए। लरजती आवाज में वह बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझे जिंदा ही मुर्दा घोषित कर दिया। मतलब? मैंने कांपते हुए पूछा। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुए थे। मेरा पति बड़ा व्यापारी है। उसने कुछ अवैध धंधे किए थे और उसका सारा राज सिर्फ मुझे पता था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तो मैं उसकी राह का कांटा बन गई। उसने मुझे धीरे धीरे झाड़ दिया। डॉक्टरों को पैसे देकर खरीद लिया, ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र तुरंत बन जाए। मैं सन्न रह गया। यानी उसे जानबूझकर जीते जी दफनाने की साजिश रची गई थी। हाँ, वह बोली, ताकि 4 दिन बाद मेरा वजूद हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए और वह पूरी तरह आजाद हो जाए। मेरा दिल दहल गया। मेरे सामने एक जीती जागती औरत बैठी थी, जिसे उसका अपना परिवार और समाज मिलकर मौत सौंप चुका था। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थामा। प्रिया, तुम्हारी ये दास्तान दुनिया के सामने आनी चाहिए। तुम्हें न्याय मिलेगा। वह मेरी आंखों में झांकी। क्या तुम सचमुच मेरी मदद करोगे? मैंने उसकी हथेली दबाते हुए कहा, अपनी जान की कसम, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ पल वह खामोश रही, फिर बोली, लेकिन बहुत सावधान रहना। मेरा पति बेहद रसूखदार है। उसके आदमी हर जगह फैले हैं। अगर मैं जिंदा साबित हो गई, तो उसकी सारी काली करतूतें खुल जाएंगी। वह किसी भी कीमत पर मुझे खत्म कर देगा।
मेरे माथे पर पसीने की बूंदें जम गईं। पहली बार एहसास हुआ कि मैं किस खतरनाक खेल में उतर चुका हूं। यह अब मेरी नौकरी या इज्जत का सवाल नहीं रहा था। ये सीधे जीवन और मृत्यु का मामला था। मैंने फैसला किया कि उसे यहां ज्यादा देर रखना खतरे से खाली नहीं। चलो मेरे साथ, मैंने धीरे से कहा। अभी इसी वक्त। वह हिचकिचाई। कहाँ ले जाओगे? मेरे घर। वहां कुछ दिन तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगी। फिर हम मिलकर आगे की योजना बनाएंगे। प्रिया ने डरी डरी आंखों से मेरी तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। मैंने शवगृह का दरवाजा बहुत धीमे से खोला। बाहर की हवा अपेक्षाकृत गर्म लगी। हम दोनों दबे पांव बाहर निकले ताकि कोई देख न ले। स्टाफ गेट से होते हुए मैं उसे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल तक ले आया। वह पीछे बैठी और कांपते हाथों से मेरी कमर पकड़ ली। रास्ते में हल्की धुंध छाई थी और हर गुजरते पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर हमारा पीछा कर रहा हो, जैसे मौत खुद हमारे पीछे पीछे दौड़ रही हो। घर पहुंचते ही मैंने उसे सीधे अपने कमरे में ले जाकर बिठाया। माँ रसोई में थीं। मैंने उन्हें बताया कि एक बीमार मरीज को कुछ दिन के लिए लाया हूं, और माँ ने ज्यादा सवाल नहीं किए। कमरे में आकर प्रिया थककर बिस्तर पर ढेर हो गई। मैंने उसे पानी पिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, उसने धीरे से कहा। मैंने मन ही मन सोचा, शायद यही जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब यह कहानी सिर्फ प्रिया की नहीं रही थी, मेरी भी बन चुकी थी। लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि बाहर अंधेरे में वे लोग भी पूरी तरह जाग चुके थे, जो नहीं चाहते थे कि प्रिया फिर कभी सांस लेती दुनिया में दिखाई दे। रात गहरी हो चुकी थी। मेरे कमरे में सिर्फ वो एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। प्रिया अधमूंदी हालत में बिस्तर पर लेटी थी। उसकी सांसें भारी थीं, पर उनमें अब जिंदगी की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। मैं कुर्सी पर बैठा उसे देखता रहा। दिल में अजीब सी उधेड़बुन थी। एक तरफ खुशी कि मैं उसे मौत के मुंह से खींच लाया, दूसरी तरफ यह डर कि यह राज आखिर कब तक छिपा रहेगा। मैंने पानी का गिलास उठाकर उसे पिलाने की कोशिश की। वह मुश्किल से आंखें खोलकर मुझे देखने लगी। डरो मत, मैंने नरमी से कहा। अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। वह धीमी आवाज में बोली। सुरक्षित नहीं। वे मुझे ढूंढ निकालेंगे। वे मुझे जिंदा नहीं देख सकते। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अभी आराम करो। कल हम मिलकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। वह थोड़ी शांत हुई और आंखें मूंद लीं, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इधर रात के आखिरी पहर में शवगृह का दरवाजा बहुत धीरे से खुला। दो काली लग्जरी गाड़ियां इमारत के पिछले हिस्से में आकर रुकीं। लंबे कद, चमचमाते जूते वाले 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके साथ वही शख्स था जिसे मैं कभी-कभी प्रिया के पति के साथ देखता था। उसका नाम रौनक था, जिसे उसका सबसे भरोसेमंद और दाहिना हाथ माना जाता था। उन्होंने एक-एक करके ड्रॉर खोले। प्रिया वाले ड्रॉर पर रुकते ही रौनक ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और चौंक कर पीछे हट गया। लाश कहाँ गई? उसने दांत पीसते हुए पूछा। साथ वालों ने एक दूसरे की सूरत देखी। शायद स्टाफ ने गलती से कहीं और शिफ्ट कर दिया हो, एक ने कहा। रौनक का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। ये लाश गलती से गायब नहीं हो सकती। तुम्हें पता है इसके जिंदा होने का मतलब क्या है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया और शवगृह की ठंडी दीवारों में उनकी बातें और भी भयावह गूंज बनकर लहराने लगीं। रौनक ने तुरंत फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सर, बहुत बड्ढी गड्ढ-बड्ढ हो गई है। वो शरीर अपनी जगह पर नहीं है। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, जी, मैं समझ गया। हम उसे हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। फोन काटकर उसने अपने साथियों की तरफ देखा और सख्त आवाज में बोला, उस कर्मचारी को तलाश करो जो आज ड्यूटी पर नहीं था। खासकर वो लड्डिच का, जो शाम की शिफ्ट में रहता था। सुबह हुई तो सूरज की किरणें खिदहाकी से कमरे में झांकने लगीं। प्रिया उठ चुकी थी और सीधी बैठकर बाहर की दुनिया को निहार रही थी। उसकी आंखों में भय और बेचैनी साफ दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मैंने सपना देखा कि वे लोग मुझे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मैंने लंबी सांस ली। ये सिर्फ सपना नहीं, हकीकत भी यही है कि वे ऐसा ही चाहते हैं। हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। वह बोली, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। पुलिस भी उनके प्रभाव में है। मैंने कहा,
मेरा एक दोस्त है कार्तिक, जो बिल्कुल ईमानदार और निडर पत्रकार है। अगर हम उसके पास पहुंच जाएं, तो शायद यह सारा राज दुनिया के सामने आ जाए। प्रिया ने सिर हिलाया, पर चेहरे पर डर अभी भी बरकरार था। दोपहर में मैं ऑफिस जाने का बहाना बनाकर घर से निकला, ताकि कार्तिक से मिल सकूं। गली के मोड़ पर मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखा, तो दो अजनबी कुछ दूरी पर थे। साधारण कपड़ों में थे, पर निगाहें सिर्फ मुझ पर जमी हुई थीं। मेरे कदम अपने आप तेज हो गए और दिल में ठंडा पसीना छूटने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि ये वही लोग हैं जो रात में शवगृह गए थे। मैं सीधा कार्तिक के अखबार के दफ्तर पहुंचा। वह कागजों के ढेर में डूबा बैठा था। मुझे देखते ही चौंका। अरे यार, इतने दिन बाद! सब ठीक तो है ना? मैंने दरवाजा बंद किया और एक सांस में सारी कहानी सुना दी। शवगृह से प्रिया का निकलना, उसकी हालत, उसके पति की भयानक साजिश। कार्तिक कई पल तक खामोश रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, यह बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन तुम जानते हो, ऐसे मामलों में जान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मैंने कहा, जान तो पहले से ही दांव पर लगी है, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। कार्तिक ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, तुम प्रिया को सुरक्षित जगह पर रखो, मैं सारे सबूत जमा करूंगा और ये खबर दुनिया के सामने लाऊंगा। बस याद रखना, वे लोग बेहद ताकतवर हैं, हर पल सतर्क रहना। घर लौटा तो प्रिया बेचैन बैठी थी। कहाँ गए थे? उसने तुरंत पूछा। मैंने बताया, एक दोस्त से मिला था जो हमारी मदद करेगा। वह सहमी आवाज में बोली, मुझे लग रहा है कोई हमें निगरानी में रखे हुए है। अभी थोड़ी देर पहले खिड़की के बाहर एक साया गुजरा था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं खिड़की तक गया, बाहर कुछ नहीं दिखा, पर मुझे समझते देर न लगी कि दुश्मन अब बहुत करीब पहुंच चुका है। शाम ढलते ही मैं दरवाजा बंद करने जा रहा था कि हल्की सी दस्तक हुई। कौन? मैंने धीरे से पूछा। बाहर से आवाज आई, पानी वाला हूं, टंकी चेक करनी है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दो आदमी जोर से धक्का देकर अंदर घुस आए। उनके हाथों में पिस्तौलें चमक रही थीं। चुपचाप बैठ जाओ, वरना गोली मार देंगे, एक ने दहाड़ते हुए कहा। प्रिया डर से पत्थर हो गई। दोनों सीधे उसके पास गए। चलो हमारे साथ। मैं उनके सामने डट गया। वह कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने मुझे जोर का धक्का मारा। मैं जमीन पर जा गिरा। एक ने बंदूक तानते हुए कहा, जुबान बंद रखो, वरना तुम्हारी लाश भी उसी शवगृह में पहुंचा देंगे जहां से इसे निकाला था। ठीक उसी क्षण दरवाजा जोर से खुला और मां अंदर आईं। हमें इस हालत में देखकर चीख पड़ी, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? उनकी आवाज से हमलावर एक पल को हकल गए। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया। एक के हाथ पर झपट्टा मारा। बंदूक जमीन पर गिर गई। प्रिया ने दूसरे को धक्का दे दिया। शोर सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए आ गए। दोनों हमलावर घबराकर भाग निकले, पर जाते जाते चेतावनी दी, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रात को प्रिया मेरे पास बैठी थी। उसके चेहरे पर भय की गहरी छाया थी। उसने कहा, उन्होंने हमें ढूंढ लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, हम भागने वालों में से नहीं हैं। अब यह जंग है, और हम सच की लड़ाई लड़ेंगे। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, अगर मैं फिर उनके हाथ लग जाती, तो बोलने से पहले ही मार डालते। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल हम अगला कदम उठाएंगे। लेकिन भीतर ही भीतर मुझे भी पता था कि यह तूफान अब नहीं रुकेगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। रात भर नींद नहीं आई। प्रिया कमरे में चुपचाप बाहर के अंधेरे को ताकती रही, और मैं सोचता रहा कि हमारा घर अब दांव पर है। अगर वे दोबारा आए तो शायद हम बच न पाएं। सुबह होते ही मैंने प्रिया से कहा, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, हमें शहर छोड़ना होगा। उसने पूछा, कहाँ जाएंगे? मैंने बताया, कार्तिक अपने गांव जा रहा है, वहां कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। जब तक वह सारे सबूत जमा कर ले, हम वहां छिपे रह सकते हैं। प्रिया ने थोड़ी राहत के साथ सिर हिलाया। हमने जल्दी जल्दी जरूरी सामान बांधा। मां को पूरा सच नहीं बताया, सिर्फ कहा कि एक मरीज को कुछ दिनों के लिए ले जा रहा हूं। मां की आंखों में चिंता थी, पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं किसी भारी बोझ के नीचे दबा हूं। हम एक पुरानी बस में सवार हो गए। प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी, और मैंने पहली बार उसके चेहरे पर हल्का सुकून देखा। भले ही वह सुकून क्षणिक था,
इधर कार्तिक ने शहर में अपनी जांच पूरी कर ली थी। उसने प्रिया को दिए गए जहर के मेडिकल रिकॉर्ड, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और अस्पताल के कुछ कर्मचारियों के बयान जमा कर लिए थे। सारे सबूत एक मोटी फाइल में बंद करके उसने अपने एडिटर को दिखाए। एडिटर हैरान रह गया। यह तो बम है। अगर यह खबर छपी तो शहर का सबसे रसूखदार शख्स धरती में धंस जाएगा। कार्तिक ने कहा, बस एक दिन और, मैं सबूतों को पुख्ता करके दुनिया के सामने रखूंगा। हम गांव पहुंचे तो कार्तिक ने पहले से ही एक छोटे कच्चे मकान का इंतजाम कर रखा था। वहां का माहौल शांत और सुकून देने वाला था। प्रिया ने पहली बार खुलकर सांस ली। उसने कहा, यहां अच्छा लग रहा है, जैसे सारे खतरे पीछे छूट गए हों। मैं मुस्कुराया, पर मन जानता था कि असली तूफान अभी बाकी है। 2 दिन शांति से गुजरे। तीसरे दिन शाम को गांव की पतली गली में अजनबी मोटरसाइकिलों की आवाज गूंजी। खिड़की से झांका तो दिल बैठ गया। 4 आदमी बाहर खड़े थे। उनमें रौनक भी था। मैं तेजी से अंदर आया और प्रिया से बोला। वे पहुंच गए। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। अब क्या होगा? मैंने दरवाजा बंद किया, पर उन्होंने लाते मारकर उसे तोड़ना शुरू कर दिया। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए। दरवाजा टूटते ही रौनक अंदर घुसा और दहाड़ा, तुम दोनों ने बहुत नाटक कर लिया। अब अंतिम समय आ गया है। मैंने डटकर कहा, वह कहीं नहीं जाएगी। रौनक ने ठठाकर हंसा, कौन रोकेगा? ठीक उसी पल दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। रौनक और उसके साथी घबरा गए। कुछ ही पलों में पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं। कार्तिक आगे आगे था। रौनक, तुम गिरफ्तार हो, उसने जोश में चिल्लाकर कहा। रौनक ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसकी पिस्तौल छीन ली। अगले दिन सभी अखबारों में प्रिया की तस्वीर और बड़ी सुर्खियां छपीं। जिंदा लाश का चौंकाने वाला सच। खबर थी कि एक औरत को उसके पति ने जहर देकर मृत घोषित करवाया था। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। प्रिया के पति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल के वे डॉक्टर भी जेल पहुंचे जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था। लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी, ये कैसा हैवान था जो अपनी बीवी को जिंदा दफन करना चाहता था। प्रिया अब पूरी तरह सुरक्षित थी, पर उसके दिल के जख्म इतने गहरे थे कि शायद कभी पूरी तरह न भर सकें। कुछ महीनों बाद मुकदमा अदालत में चला। कोर्ट ने उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मैं आज भी उसी शवगृह में काम करता हूँ। हर बार किसी शव को देखता हूँ तो दिल में एक सिहरन दौड़ जाती है। मुझे याद आता है कि कभी यही ठंडा अंधेरा एक मासूम औरत की कब्र बनने वाला था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस हैरतअंगेज, सच्ची सी लगने वाली दास्तान पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।